हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का क्लास 12 आईएससी इकोनॉमिक्स का पेपर था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। पेपर एज एक्सपेक्टेड क्रिटिकल थिंकिंग वाला पेपर था, केस स्टडी के साथ, और जैसा स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चंस था उसी पैटर्न में क्वेश्चंस यहाँ पे भी देखने को मिला था। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मैं एक एक आंसर को एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ ही साथ एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर्स जो है केस स्टडी टाइप उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को सिर्फ एमसीक्यू चेक करना है तो वो वीडियो को फॉरवर्ड करके सिर्फ एमसीक्यू चेक कर सकता है, और जिसको अपना सब आंसर जितना भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला आंसर है सब चेक करना है तो वो वीडियो में एंड तक बने रहे, और साथ ही साथ मैं एमसीक्यू को भी एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सेक्शन ए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 2 एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 5, द परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी। तो यहाँ पे हम लोग ईपी का फॉर्मूला पुट करेंगे। ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो इसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला को पुट करके मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन में बोला है, एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन कैन हेल्प टू कंट्रोल दी सिचुएशन। बोले रिसेशन के दौरान अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगा। हाँ, ये बहुत सही चीज़ है, सही बोला गया है। और रीज़न भी दिया गया है, गवर्नमेंट रिड्यूसेस सब्सिडीज टू ओवरकम इन बजट डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट को जो बजट डेफिसिट है उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट अपना नेगेटिव बजट को दूर करने के लिए सब्सिडी जो देते हैं उसको कम कर देता है। ये भी सही चीज़ है, दोनों ही करेक्ट है। बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों बात तो सही है लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, बट बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डैश इज मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, in which one of the following types of market are average revenue curve and market demand curve the same। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ नंबर 5 में बोला गया है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉटन शर्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द इक्विलिब्रियम प्राइस टू मूव फ्रॉम P to P1। बोला गया है, ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, प्राइस जो है वो नीचे गिर जा रहा है P से P1, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गया। डिमांड सेम है बट सप्लाई इंक्रीज हो गया है, और सप्लाई बढ़ने की वजह से सेम डिमांड में प्राइस जो है फॉल हो गया। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? सप्लाई अचानक से बढ़ गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्टेड फॉल इन द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ कॉटन शर्ट्स। सेलर को ये लग रहा है कि आगे चलकर जो है कॉटन शर्ट्स का दाम बहुत गिर जाएगा, इसी वजह से अभी वो लोग अपना सप्लाई बढ़ा दे रहे हैं ताकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करके निकाल दे। बट ये जो सप्लाई इंक्रीज हुआ है इसके वजह से प्राइस जो है वो डाउन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और बोला गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, E इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये गलत है, बाकी जितना भी पॉइंट है A B C दीज आर ऑल करेक्ट। तो 6 का आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नंबर 7 बोला गया है, नंबर 7 में क्वेश्चन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस इन रीसेंट टाइम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर दिस प्रोडक्ट इन इंडिया। गवर्नमेंट जो है फ्रांस से राफेल जेट्स खरीदा है। आप लोग सुनोगे नाम राफेल, 2019 इलेक्शन में इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था करप्शन एंड ऑल का लेकर। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है? ये है मोनोप्सोनी मार्केट का प्रोडक्ट। मतलब बेच तो कोई भी सकता है लेकिन वो जो राफेल एयर जेट जो है फाइटर जेट्स उसको खरीदेगा सिर्फ गवर्नमेंट ही। तो ये मोनोप्सोनी प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, बोला गया है रेवेन्यू रिसीट्स इन द गवर्नमेंट्स बजट। रेवेन्यू रिसीट्स जो गवर्नमेंट्स का बजट में है वो लाइबिलिटी और एसेट्स को अनऑल्टर्ड रखता है, उससे लाइबिलिटी और एसेट्स को फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है
सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इट विल लीड टू, अगर एस ग्रेटर देन आई है, सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, देन इट विल लीड टू डेफिसिट डिमांड, इट विल लीड टू डेफिसिट डिमांड। 9 का आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट कॉजेज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट सप्लाई कर्व बट द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में शिफ्ट लेफ्टवर्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसका मतलब बोला है अगर नंबर ऑफ सप्लायर, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो तो मार्केट सप्लाई तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा फर्म बना रहे हैं, बट इस मार्केट सप्लाई में से अलग अलग फर्म्स जो है टोटल मिलके तो सप्लाई बढ़ा, बट हो सकता है कोई एक फर्म का सप्लाई घट भी जाए, कम भी हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा होगा सर? ऐसा इस वजह से होगा कि जब मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ सप्लायर्स या फर्म बढ़ेगा मार्केट में, तो हो सकता है उसमें से कोई एक जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका सप्लाई कम हो जाए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, इंडिया जो है, इंडिया में नेशनल इनकम बढ़ रहा है, इंडिया अमीर हो रहा है, बट हो सकता है एक आध % जो है वो गरीब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो इंडिया तरक्की किया, बट कुछ लोग के पास वो तरक्की नहीं पहुंचा, तो वो गरीब ही रह गया, उसका उल्टा इनकम कम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ट्रू और फॉल्स बताइए। टीवीसी इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट, दिस इज फॉल्स। टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये अवॉइडेबल है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, प्रोडक्शन को रोक दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 अब पढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सबका आंसर इजीली आपको बुक में मिल जाएगा, कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं है। तो सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, व्हाट टाइप ऑफ डिमांड डज मिल्क हैव। तो मिल्क से यूज करके हम लोग कर्ड, स्वीट्स, चॉकलेट्स बना रहे, तो यहाँ पे मिल्क का क्या डिमांड है? मिल्क का डिराइव्ड डिमांड है, मतलब जितना ज़्यादा डिमांड कर्ड, स्वीट्स और चॉकलेट्स का बढ़ेगा, मिल्क का भी बढ़ेगा। तो मिल्क का डिमांड है ड्यू टू द डिमांड फॉर कर्ड, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोले फिगर ए बी सी है गिवन बिलो, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ डिमांड है आप बताइए। तो ए में देखिए इनकम और डिमांड फॉर एक्स दिया हुआ, इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर एक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ गुड्स है? ये है नॉर्मल कमोडिटी। ठीक है, नॉर्मल कमोडिटी का ऐसे ही होता है कि इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। नंबर 2 देखिए, 2 में प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड फॉर वाई दिया हुआ है। प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर एक्स, प्राइस ऑफ वाई बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज हो रहा है। प्राइस ऑफ वाई और देखिए डिमांड फॉर एक्स बी में, जैसे जैसे प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से डिमांड फॉर एक्स भी बढ़ रहा है। तो ये कहाँ होता है बोलो तो ये है सब्सटीट्यूट गुड्स। एक्स एंड वाई आर सब्सटीट्यूट गुड्स, एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरा का डिमांड बढ़ रहा है। उसके बाद देखो प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड फॉर एक्स, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर, प्राइस ऑफ वाई बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर एक्स घट रहा है। वाई का प्राइस बढ़ा, डिमांड एक्स का घटने लगा। तो ये कौन सा टाइप ऑफ कमोडिटी है? ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो ए में नॉर्मल कमोडिटी, बी में सब्सटीट्यूट गुड्स और सी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये है 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन का ग्राफ का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको रीड करते हैं। बोला है अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अनियंस and lack of storage facilities have caused a continuous fall in its price। क्या मतलब है इसका? बोला है कि प्रोडक्शन अनियंस का बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी उतना था नहीं, तो प्राइस जो है गिरते गया। दिस हैज़ एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अनियंस इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। अब बोला गया है प्रोडक्शन का, क्योंकि दाम इतना तेज़ी से गिरा है तो आने वाला साल में उसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, फॉल हो गया। तो अब डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो कौन सा मेजर गवर्नमेंट यहाँ लेगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको मिनिमम प्राइस लिटिगेशन वाला जो है पोर्शन उसको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म में जो था मिनिमम प्राइस लिटिगेशन को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बोला है
per unit price of electricity is higher in the commercial sector than compared to domestic sector. Identify and briefly describe this phenomena. Name the market in which it is applicable. बोला गया है कि कमर्शियल यूज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है उसका चार्जेस ज़्यादा है और जब हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो कम है. तो ये फिनोमिना कौन से मार्केट में देखा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? तो ये फिनोमिना देखा जाता है मोनोपोली मार्केट में और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ये वाला से क्वेश्चन आया है. इसको बोलते हैं कौन सा मार्केट है? मोनोपोली मार्केट. और इस फिनोमिना को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग लोग से अलग अलग प्राइस चार्ज करना. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 का जो सेकंड वाला जो है उसी का 2 में देखिए बोला गया है देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेंसिल्स इन द मार्केट हु प्रोड्यूस पेंसिल्स इन डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स टू अट्रैक्ट चिल्ड्रेन. बोले बहुत सारा मैन्युफैक्चरर्स है पेंसिल का जो अलग अलग पेंसिल का डिज़ाइन और कलर के हिसाब से प्रोड्यूस करता है. तो ये कौन सा टाइप ऑफ मार्केट है और उसका फीचर को एक्सप्लेन करिए. तो कौन सा टाइप ऑफ मार्केट में देखो सेलिंग फ्यू मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग प्रोडक्ट समवॉट डिफरेंशिएटेड. तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ये देखा जाता है और इस फीचर को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. मतलब एकदम सेम नहीं है, डिज़ाइन कलर एंड ऑल है ना, मतलब ये सब अलग है. ठीक है, तो ये कौन सा, ये भी चैप्टर नंबर 9 से ही क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो 7 का 2 देखो, इसमें बोला है व्हाट इज मेंट बाय नो क्विड प्रो क्वो ऑफ अ टैक्स. तो इसका मतलब है नो क्विड प्रो क्वो का मतलब है नो डायरेक्ट बेनिफिट. टैक्स पेयर को कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है गवर्नमेंट से. ठीक है, इसका सेकंड पोर्शन तो इजी है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इसमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट है और कौन सा करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आप उसको बताइए. तो देख लीजिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है. ठीक है, तो नंबर 1 जो है नंबर ए एक्विजिशन ऑफ लैंड इन इंडिया बाय एन अमेरिकन फर्म, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया. नंबर बी यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय इंडियन टूरिज्म इन दुबई, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. सी डिविडेंड पेड टू फॉरेनर्स ऑन दर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन इंडिया, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. नंबर डी लोन टेकन बाय इंडिया फ्रॉम IMF, ये हो गया कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन. ठीक है, इसी के नीचे देखिए एक और क्वेश्चन है, वो एक्सचेंज रेट वाला. बोला है सपोज एक्सचेंज रेट $1.80 था, वो चेंज होकर हो गया $1.92. मतलब डॉलर और स्ट्रांग हो गया, रूपी और वीक हो गया. समझ में आ रहा बात, डॉलर एप्रिशिएट कर गया है, रूपी का वैल्यू और गिर गया. तो अब एक्सप्लेन करो. बोला है एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स बाय इंडिया टू द US, ये क्या इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो $1 पहले 80 था, अब 92 हो गया, तो इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे ना. तो दूसरा वाला आता है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज बाय द US इन इंडिया. US से जो टेक्निकल नॉलेज हम लोग ले रहे थे, इंडियन ले रहे थे, वो डिक्रीज होगा. वाई विल इट डिक्रीज? इट विल डिक्रीज क्योंकि अब वो महंगा हो गया है. $1 के लिए पहले 80 देते थे, अब 92 रुपीज़ देने पड़ रहा है, तो इट विल डिक्रीज. इंपोर्ट ऑफ व्हीट बाय इंडिया फ्रॉम द USA से जो हम लोग व्हीट इंपोर्ट करते थे, मंगवाते थे, खरीदते थे, वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. सेम रीजन नंबर 2 के लिए. और नंबर डी इंपोर्ट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बाय द US फ्रॉम इंडिया, USA जो इंडिया से लेकर जाता था गोल्ड ज्वेलरी, इट विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि अब वो लोग का सस्ता हो गया ना, डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है. हाउ इज टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिफरेंट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये बुक से आपको मिल जाएगा. तो 10 में ऐसा कोई एक्सप्लेन करने वाला चीज़ नहीं है. 10 और 11 जो है ये दोनों ही ठीक है. 11 में भी जो है ये आपका डिमांड वाला चैप्टर से है, डायग्राम बनाना है. ये मैंने मेरे वीडियोस भी है इसमें प्लेलिस्ट में, तो 11 भी ठीक है. ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन उठाकर दे दिया, आपको बस इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है. तो इसमें कोई एम्बिग्विटी हमको तो नज़र नहीं आ रहा है. अगर आपको कोई डाउट हो रहा है फिर भी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगा. तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 11 का जो सेकंड पोर्शन है उसमें देख लिए
व्हाट लाइन, ये जो है टू वाला, रिफर द डायग्राम, ये जो IC कर्व बना हुआ है, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी जो है वो बजट लाइन है, ठीक है, ए बी जो है बजट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं क्यों बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड है, उसमें लिखना था, ठीक है। फिर बोला है DEF में से कौन सा पॉइंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, ई में अटेंड करेगा, वो इंडिफरेंस कर्व जो बजट लाइन के ऊपर लाई करता है वो पॉइंट इंडिफरेंस कर्व का वही जो इक्विलिब्रियम है, इसको सिंपल से लिख देना है। बाकी सब क्यों नहीं अटेंड करेगा इक्विलिब्रियम, F जो है वो बजट से बाहर है और D जो है वो इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन के बिलो लाई करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेन्ड कंज्यूमर को नहीं होगा, ठीक है ना। इसी को आपको अपने वर्ड्स में लिखना था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बोले इसमें से ए और बी ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो पहला वाला जो है नंबर ए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइट, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जा रहा है। नंबर बी में जो बोला है प्रॉफिट अर्न बाय SBI इन अ फॉरेन कंट्री, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में शामिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ए जो है 12 का 1 का ये इंक्लूड होगा, बी जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब 12 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये नेशनल, ये GNP और NNP ये सम्स है, सम्स आपको करना था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बोला है इसमें से भी नेशनल इनकम में ये इंक्लूड होगा या नहीं। तो नंबर ए, फ्रेश टोमेटो यूज्ड बाय अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टोमेटो को जो है फिनिश प्रोडक्ट की तरह यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वुडन कबर्ड परचेस्ड बाय अ फैमिली, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि ये वुडन कबर्ड जो है ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, तो फिनिश प्रोडक्ट का वैल्यू तो नेशनल इनकम में जाता है। तो ए विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बी इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ फिनिश गुड्स। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये रेपो रेट जो जिसमें RBI लेंड करता है शॉर्ट टर्म में, उसको क्या किया है कमर्शियल बैंक के लिए इंक्रीज कर दिया है 6.25% से 6.5% में। अब इसके वजह से रेपो रेट्स के इंक्रीज होने के वजह से कमेटी ये भी डिसाइड किया है कि मनी सप्लाई, जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है ना इकोनॉमी में, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब ये सब एक्सप्लेन करो। विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज हिंटेड, कौन सा फंक्शन सेंट्रल बैंक का यहाँ पे बताया गया है, कौन सा बोलिए आप लोग। तो इसमें बात हो रहा है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कौन सा फंक्शन है, फंक्शंस टू कंट्रोल क्रेडिट और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इन विच सिचुएशन डज द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट द मेजर गिवन इन द अबव पैसेज, ये कौन सा सिचुएशन में करता है, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के वक्त ये चीज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन 2 मॉनिटरी मेजर्स, इसको छोड़कर कोई और 2 मॉनिटरी मेजर्स बोल दो, क्या हो सकता है। ये हो सकता है कैश रिजर्व रेशियो, उसको कंट्रोल करो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसके थ्रू किया जा सकता है, SLR रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसके थ्रू किया जा सकता है, बहुत सारा है। और लास्ट में तुमको बोला गया है RBI या सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो, बस। तो ये आई होप आप लोगों को सब सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।